दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपके लिए संपूर्ण इंडिया जीके का कोर्स करवा रहा हूँ। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपके लिए दिल्ली सल्तनत पढ़ाना शुरू किया है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ा रहा था कुछ अरब आक्रमण, क्योंकि देखिए दिल्ली सल्तनत हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे देश पर कुछ अरब आक्रमण और हुए थे। वो अरब आक्रमण कौन कौन से हुए थे वो सारे के सारे मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। इसका पाठ प्रथम मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है, तो जिन विद्यार्थियों ने पाठ प्रथम को जाके नहीं देखा वो पाठ प्रथम को जाके देख सकता है। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्लिक करके पाठ प्रथम को जाके देख लेना। देखिए आपको पता ही है, जिन विद्यार्थियों ने कोर्स नहीं किया है कभी इंडिया जीके का, या फिर जिन विद्यार्थियों का वीक पॉइंट है इंडिया जीके में, तो सारे के सारे निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए पीडीएफ भी अवेलेबल करवाऊंगा और संपूर्ण सिलेबस करवाऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो या फिर कल्चर का हो या फिर ज्योग्राफी का हो, ठीक है ना। संपूर्ण इंडिया जीके का कोर्स करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जब हमारी इंडिया जीके खत्म हो जाएगी तो मैं आपके लिए संपूर्ण राजस्थान जीके भी करवाऊंगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के तैयार कीजिए और अपने पीडीएफ और नोट्स जो है बनाते रहिए साथ साथ, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इंडिया जीके नहीं पढ़ा है या फिर राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है, या फिर जिनका जीके में वीक पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। देखिए पाठ प्रथम के अंतर्गत मैंने आपके लिए कुछ राजाओं के अरब आक्रमण पढ़ा दिए थे कि किन किन राजाओं ने अरब आक्रमण किए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण बताया था, उसके बाद मैंने आपके लिए सुबक्तगीन और अल्पतगीन का आक्रमण बताया था, और उसके बाद मैं आपके लिए मोहम्मद गौरी के आक्रमण पढ़ा रहा था। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों में मैं आपके लिए तराइन के प्रथम युद्ध तक पढ़ा चुका हूँ। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था वो मैंने आपके लिए बता दिया है। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो चुके थे, लेकिन मोहम्मद गौरी को इन्होंने छोड़ दिया था। इसके बाद क्या हुआ, तराइन का सेकंड युद्ध होने जा रहा था। तराइन के सेकंड युद्ध को हमारे जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार चुके थे। अब वो क्यों हार गए थे इसके रीजन मैं आपके लिए बता रहा था, लेकिन पार्ट प्रथम ज्यादा बड़ा होने की वजह से मैंने आपके लिए वो कहानी नहीं बताई थी। पृथ्वीराज चौहान के युद्ध को हार जाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो सबसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे के युद्धों के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। देखिए जब पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध को जीत चुके थे, तो उन्होंने प्रथम युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। अब उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया था कि मोहम्मद गौरी उन पर दोबारा से आक्रमण कर सकता है। अब इसी बीच एक घटना घटित हो जाती है। देखिए यूपी में एक रियासत थी जिसका नाम था कन्नौज। क्या था, कन्नौज था। और कन्नौज का एक शासक था जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल, ठीक है ना। जयचंद गढ़वाल जो था वो पृथ्वीराज चौहान से जलता था। इसी बीच की घटना बता रहा हूँ, मुझे प्रथम युद्ध जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या होता है। अब देखिए सेकंड युद्ध की तैयारी में तो जुड़ जाता है आपका मोहम्मद गौरी, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज चौहान से। और इधर जो जयचंद गढ़वाल था वो पृथ्वीराज चौहान से जलता था। जयचंद गढ़वाल की एक लड़की थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या था, संयोगिता। देखिए संयोगिता के दरबार में, यानी कि जयचंद गढ़वाल के दरबार में एक विद्वान रहता था, या फिर ऐसा समझ लीजिए एक चित्रकार रहता था। कौन रहता था, चित्रकार रहता था। चित्रकार का नाम था पन्ना राय। क्या था, पन्ना राय चित्रकार का नाम था। अब देखिए पन्ना राय जो था वो संयोगिता के अटैच में रहता था, यानी कि पन्ना राय से जो संयोगिता थी वो अच्छे अच्छे राजाओं की, यानी कि जो वीर राजा होते थे उनकी तस्वीरें मंगवाती थी। अब जो पन्ना राय था, पन्ना राय ने क्या किया, एक दिन पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर संयोगिता के सामने ला के रख दी। अब पृथ्वीराज चौहान की जब तस्वीर देखी संयोगिता ने, तो संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो चुकी थी। अब जब संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो गई थी, तो संयोगिता ने पन्ना राय से कहा था कि आप मेरी ऐसी तस्वीर बनाइए जो बिल्कुल सुंदर हो, यानी अति सुंदर तस्वीर बनाइए, और उसको पृथ्वीराज चौहान के पास लेके जाइए। अब ये घटना घटित होती है। अब वो पृथ्वीराज चौहान के पास लेके भी जाता है पन्ना राय, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसकी तस्वीर पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान को पता चल जाता है कि जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री है जिसका नाम संयोगिता है, और वो पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अब इसी बीच क्या होता है, जो जयचंद गढ़वाल था उसको भी पता चला गया था कि जो संयोगिता है वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। अब जयचंद गढ़वाल क्या करता है, जयचंद गढ़वाल अपने दरबार में संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करता है। क्या करता है, स्वयंवर आयोजित करता है। अब उसके अंतर्गत, यानी कि स्वयंवर के अंतर्गत बहुत सारे राजा भाग लेते हैं, अलग अलग राजा। लेकिन उसने क्या किया, जयचंद गढ़वाल ने सारे राजाओं को तो इनवाइट कर दिया, लेकिन जो अपना पृथ्वीराज चौहान था उसको इनवाइट नहीं किया, यानी उसको आमंत्रित नहीं किया था संयुक्ता के लिए। अब देखिए इसी बीच क्या होता है, जो पृथ्वीराज चौहान है वो पृथ्वीराज चौहान किसी दूसरे का वेश बना करके उस स्वयंवर में शामिल हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए जयचंद गढ़वाल क्या करता है, जयचंद गढ़वाल जो उसका दरबार लग रहा था उस दरबार के गेट पर, यानी कि दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति लगवा देता है। मूर्ति क्यों लगवाई थी, वो ये दिखाना चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग उसकी रखवाली करते हैं। लेकिन जैसे ही संयुक्ता का स्वयंवर होता है तो संयुक्ता क्या करती है, सारे राजाओं को छोड़ देती है, और जो उसकी मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, उस मूर्ति पर वरमाला डाल देती है। अब ये घटना पता चलती है पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि पृथ्वीराज जो चौहान था वो पहले ही शामिल था उसमें किसी दूसरे का वेश बना करके। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को ये पता चला था कि उसकी
मूर्ति पर संयुक्ता ने जो है वरमाला डाली है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो भ्रम था कि वो मुझसे प्रेम करती या नहीं करती वो क्लियर हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों से घिरा हुआ था, क्योंकि वो अपने सैनिकों के साथ गया था वेश बना करके, अपने सैनिकों से घिरा हुआ और घोड़े पर संयुक्ता को बैठा करके फरार हो जाता है, यानी कि लेके चला जाता है। तो इस तरह से वो संयुक्ता के चक्कर में जो पृथ्वीराज चौहान था वो बिजी हो गया था। और इधर दूसरी तरफ जो अपना मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी क्या कर रहा था, मोहम्मद गौरी तराइन के सेकंड युद्ध की तैयारी कर रहा था। अब देखिए इस बीच जो अपना पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के सेकंड युद्ध की तैयारी नहीं की थी और जो मोहम्मद गौरी था वो अपने तराइन के सेकंड युद्ध की तैयारी कर रहा था, ठीक है ना। अब इसी बीच क्या होता है, इसी बीच मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तराइन के सेकंड युद्ध के लिए ललकार देता है और ये घटना है आपकी 1192 ईस्वी की। कब की है, 1192 ईस्वी की। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं तराइन के सेकंड युद्ध के बारे में कि तराइन का सेकंड युद्ध किन किन के बीच हुआ था और तराइन के सेकंड युद्ध में क्या हुआ था, ठीक है ना। देखिए पृथ्वीराज चौहान सिर्फ संयुक्ता की कांड की वजह से नहीं आ रहे थे, उसके हारने के पीछे बहुत सारे रीजन थे, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से रीजन है, वो सारे के सारे रीजन जब मैं आपको राजस्थान का हिस्ट्री करवाऊंगा, यानी कि राजस्थान का इतिहास, तब आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है ना। अभी इंडिया जीके में हमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से वैसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब इसके अंतर्गत यानी इंडिया जीके के अंतर्गत आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं तराइन का सेकंड युद्ध। देखिए आपको पता ही होगा तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1192 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, ये मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसके अंतर्गत जो मोहम्मद गौरी था वो जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है ना। इसके बाद इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, देखिए इसके अंतर्गत लिखा हुआ है चंद्रवर्दय जो कि चौहान का दरबारी विद्वान था, उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है ना। देखिए इस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने चौहान की जितने भी वीरता की कहानी है वो सारे की सारी वर्णित की हैं, या फिर जितने भी उन्होंने युद्ध लड़े हैं, जितने भी युद्ध जीते हैं वो सारे के सारे वर्णित किए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है इसमें बरदाई गजनी गया था, ये कहानी भी इसमें लिखी हुई है। कौन से ग्रंथ में, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। कौन सी कहानी लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि जो चंद्रबरदाई था वो कहाँ पर गया था, गजनी गया था और उसने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों से मरवा दिया और खुद को कटार मार ली थी। किसने, चंद्रबरदाई ने। देखिए चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का इंपॉर्टेंट आदमी था, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। दरबार में एक महत्वपूर्ण विद्वान था पृथ्वीराज चौहान का। और जब इसको इस बात का पता चलता है तो वो कहाँ पर जाता है, वो गजनी जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर जाता है, गजनी जाता है। किसको छुड़ाने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को छुड़ाने के लिए। लेकिन वहाँ पर उल्टी घटना घट जाती है। जब चंद्रबरदाई देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी यानी बहुत ज़्यादा सुरक्षा, वहाँ से वो पृथ्वीराज चौहान को छुड़ा नहीं सकता, तो वो अपनी बुद्धि का यूज करता है, ठीक है ना। बुद्धि का यूज कैसे करता है, वो मोहम्मद गौरी से कहता है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा वीर आदमी है, यानी वीर पुरुष है। वो मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान की बड़ाई करने लगता है, ठीक है ना। जब चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की बड़ाई करता है, यानी कि उसकी वीरता की कहानी मोहम्मद गौरी को सुनाता है, तो चंद्रबरदाई से मोहम्मद गौरी कहता है कि आप पृथ्वीराज चौहान की एक वीरता की झलक हमें भी दिखा दीजिए। अब इसके अंतर्गत जो चंद्रबरदाई है ना वो एक चाल खेलता है। चाल क्या खेलता है, चंद्रबरदाई मोहम्मद गौरी से कहता है कि महाराज जो पृथ्वीराज चौहान है ना ये अपनी आंखें यानी अपनी आंखें पट्टी बंद करने के बाद भी ये तीर का अच्छी तरह से निशाना लगा सकता है, आप चावले इसके एक झलक देख सकते हो। तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के इस कारनामों को देखने के लिए पृथ्वीराज चौहान की आंखों पर क्या लगा देता है, पट्टी लगा देता है, ठीक है ना। पट्टी लगाने के बाद उसको एक तीर कमान दे देता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की तरफ भी बाण चला देता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी फिर भी बच जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी को पता था कि पृथ्वीराज चौहान इस तरह से चाल खेल लेगा। जब चंद्रबरदाई को लगता है कि अब मामला गड़बड़ हो गया है तो चंद्रबरदाई खुद जाता है और मोहम्मद गौरी को कटार मार देता है, ठीक है ना। क्या मार देता है, कटार मार देता है और खुद को भी कटार मार लेता है। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी मर जाता है और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान की भी डेथ हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की जो छतरी है वो कहाँ पर है, वो वही गजनी में बनी हुई है, ठीक है ना। कहाँ पर बनी हुई है, गजनी में बनी हुई है। और ये सारा कांड कहाँ पर हुआ है, सारा का सारा कांड कहाँ पर हुआ है, गजनी में ही हुआ है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। अब देखिए कौन कौन से मत दिए हैं। एक इतिहासकार है जिसका नाम है मिनहाज इतिहासकार, जो कि बहुत फेमस इतिहासकार है। उसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी में ये मिनहाज इतिहासकार कहता है जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी में लेकर के नहीं जाता है। तो कहाँ पर लेके जाता है, वो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को सिरसा में लेके जाता है, ठीक है ना। कहाँ पर लेके जाता है, सिरसा में लेके जाता है। और इसके बाद अगला जो इतिहासकार है उसका नाम है हसन निजामी। हसन निजामी ने एक ग्रंथ लिखा था ताज उल नासरी। इस ग्रंथ में उन्होंने बताया था कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी में लेकर के नहीं गया था, वो उसको अजमेर में लेके गया था। कहाँ पर लेके गया था, अजमेर में लेके गया था। और अजमेर में ले जाकर के पृथ्वीराज चौहान की उन्होंने हत्या कर दी थी, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए इसमें एक नोट पॉइंट लिखा रखा। नोट पॉइंट क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद जो भारत है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। किसकी, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। स्थापना क्यों हो जाती है, स्थापना इसलिए हो जाती है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भारत का एक वीर राजा था। जब वो पृथ्वीराज चौहान हार जाता है तो मोहम्मद गौरी एक मुसलमान व्यक्ति है, तो मुसलमान व्यक्ति है तो वो अपनी स्थापना यानी कि वो अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो वही पॉइंट मैंने लिखा है कि जो तराइन का सेकंड युद्ध है ना, उसके बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब देखिए ये तो हो गई आपके मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना। अब मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है ये भी मैंने आपके लिए लिखा दिया है। वैसे जब मैं आपको मुगल साम्राज्य पढ़ाऊंगा उसके अंतर्गत और अच्छी तरह से बता दूंगा। फिलहाल तो मैंने आपके लिए एक नोट लिखा रखा है तो इसको पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके अंतर्गत मैंने आपके लिए लिखाया है कि भारत में मुगल साम्राज्य की
स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद होती है और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। ठीक है ना, कब होता है? 1526 में होता है। अब देखिए इसके अंतर्गत और क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम, एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको उसने छोड़ दिया था, किसने? मोहम्मद गौरी ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। किस वंश की? गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी, याद रखना इस चीज को। हालांकि देखिए मोहम्मद गौरी तो मर गया था, लेकिन मोहम्मद गौरी का एक बहुत ही मजबूत गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला कि मोहम्मद गौरी मर गया है तो उन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की सत्ता संभाल ली। सत्ता संभालने का मतलब है मोहम्मद गौरी की जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन गया? राजा बन गया। ठीक है ना। और चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक मजबूत गुलाम था तो उसने एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था गुलाम वंश। ठीक है ना, किस वंश की? गुलाम वंश की। अब इसके बाद अगला युद्ध आता है आपका चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। देखिए चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। ये आपका 8वां युद्ध, याद रखना, अरब आक्रमणों के अंतर्गत चंदावर का युद्ध हुआ था कन्नौज में। कन्नौज कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ये किस किस के बीच में होता है? ये जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है ना, इसमें भी मोहम्मद गौरी जीत गए थे। ठीक है, याद रखना इस चीज को। देखिए अगला अरब आक्रमण आता है आपका बिहार विजय का। बिहार विजय कब हुई थी? ये 1203 ईस्वी में हुई थी। देखिए अभी हम आपके लिए अरब आक्रमण करवा रहे हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे तब हम आपके लिए दिल्ली सल्तनत करवाएंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अरब आक्रमण से आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए अरब आक्रमण करवा रहा हूं। अब देखिए बिहार विजय के अंतर्गत क्या होता है। देखिए इसके अंतर्गत आपके लिए एक पॉइंट नोटिस करने लायक है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो हो गए मोहम्मद गौरी के गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। अब देखिए मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से कहते हैं किसको जीतने के लिए? बिहार को जीतने के लिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी से कहता है किसको जीतने के लिए? बिहार को जीतने के लिए। अब देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है। बख्तियार खिलजी जो कि एक सेनापति है किसका? मोहम्मद गौरी का, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसने विजय दिलाई थी बिहार को जीतने के लिए। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी तोड़ा था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर था? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में उपस्थित था। ठीक है ना, अभी भी वहीं पर उपस्थित है। तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी तोड़ा था, याद रखना इस चीज को। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा रखा है, उस पॉइंट को भी नोटिस कर लेना क्योंकि कभी कभी एक एक दो पॉइंट उठा लिए जाते हैं। देखिए इस नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसका नाम था धर्मगंज पुस्तकालय। क्या नाम था? धर्मगंज पुस्तकालय, जिसमें आग लग गई थी। जब वो आग लगी थी ना तो उसको बुझाने में 3 दिन लग गए थे। ठीक है ना, देखिए कुछ किताबों में 3 दिन लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 3 महीने भी लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, तब उनकी पुस्तकों में आग लग गई थी नालंदा विश्वविद्यालय के में, तो उसको बुझाने में 3 दिन या फिर 3 महीने लग गए थे, कुछ ऐसा मान लेना। ठीक है ना, देखिए आप तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि उस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज पुस्तकालय। ठीक है ना, देखिए आपके लिए सारी हिस्ट्री तो मैं करवा नहीं सकता, कोई भी टीचर नहीं करवा सकता, लेकिन जैसे जैसे आपको रिलेटेड पॉइंट आता है वो सारे के सारे पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ है विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारपाल नामक एक राजा था जिसने की थी। वो कहाँ का राजा था? बिहार का राजा था। ठीक है ना, विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारपाल नाम के एक राजा ने। आगे क्या लिखा हुआ? विदेशी यात्री जिसका नाम था हेवंत संघ, वो इसी में पढ़ा था। जब मैं आपको विदेशी कंपनियों के बारे में पढ़ाऊंगा, इंडिया में कुछ विदेशी कंपनी आई थी वो किस तरह से आई थी, तो उसमें आपको हेवंत संघ के बारे में बताऊंगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले विदेशी यात्री कौन पढ़ा था? हेवंत संघ नाम का एक विदेशी यात्री था, वो सबसे पहले इसमें पढ़ा था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है उस समय एक बिहार का राजा था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। जब नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा गया था तो उस समय एक राजा था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह, जो किसका राजा था? बिहार का राजा था। अब देखिए इसमें आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले तो यह याद रखना कि जो विश्वविद्यालय था उसका निर्माण किया था कुमारपाल नाम के एक राजा ने। ठीक है ना, किसने किया था? कुमारपाल नाम के एक राजा ने। और जब विश्वविद्यालय को तोड़ा गया था तो उस समय एक राजा था जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह उस राजा का नाम था जब इस विश्वविद्यालय को तोड़ा गया था। ठीक है ना, तो 2 अलग अलग राजा थे, एक तो निर्माण के समय था जिसका नाम था कुमारपाल और एक था तोड़ने के समय जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। ठीक है ना, लक्ष्मण सिंह हार गया था जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने उसको तोड़ दिया था, जिसका नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। याद रखना इस चीज को, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति का नाम था जिसने विश्वविद्यालय को तोड़ा था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे मैंने इसमें एक नोट लिखा रखा, नोट क्या उसको देख लीजिए। सिंध के खोखर जाटों ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। देखिए कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो गजनी में मारा गया था और कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ कि सिंध का जो खोखर जाटों का एक वंश था, खोखर जाटों ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी और गुलाम वंश सबसे पहले उसने स्थापित किया था। यानी कि अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं सिंध के खोखर जाटों की घटना। देखिए क्या हुआ था कि जो मोहम्मद गौरी था इन्होंने सिंध के खोखर जाटों पर अटैक किया था। ठीक है ना, सिंध के खोखर जाटों पर किसने अटैक किया था? मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था। तो उस समय सिंध के खोखर जाटों से इसने क्या जीत लिया था? सोना जीत लिया था, सोना चांदी लूट करके ले गया था मोहम्मद गौरी। अब सिंध के जो खोखर जाट थे वो इससे गुस्सा थे, और गुस्सा थे तो उसको पता चला कि मोहम्मद गौरी जो है सिंध की तरफ आ रहा है, तो सिंध के खोखर जाटों ने क्या किया? मोहम्मद गौरी को पकड़ लिया, पकड़ करके उसकी हत्या कर दी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा था कि सिंध के खोखर जाटों ने इसकी हत्या की थी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। आगे इसमें लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी को 13 मार्च 1206 ईस्वी को दमिश्क नामक स्थान पर मारा गया था। कहां पर मारा गया था? दमिश्क नामक स्थान पर मारा गया था मोहम्मद गौरी को।
देखिए मैंने आपके लिए मोहम्मद गौरी की डेथ तक पढ़ा दिया कि मोहम्मद गौरी 1206 यानी कि 13 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वो अपने गुलाम छोड़ गया था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश शुरू करेगा और दिल्ली सल्तनत शुरू होने वाली है। देखिए दिल्ली सल्तनत शुरू होने से पहले मैंने आपके लिए कुछ अरब आक्रमण और करवा दिए यहाँ पर। देखिए वैसे तो मैंने आपके लिए यहाँ तक ही लिखाए थे, लेकिन जैसे मुझे लगा था कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अरब आक्रमण और है, कुछ इंपॉर्टेंट राजा ने अरब आक्रमण किए थे, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें और जोड़ दिए हैं। ठीक है ना। अब कौन कौन से अरब आक्रमण उनको भी पढ़ लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे ना तो हम मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से पढ़ेंगे, याद रखना। दिल्ली सल्तनत कहां से शुरू करेंगे? मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। ठीक है ना। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुलाम वंश पढ़ेंगे। लेकिन गुलाम वंश पढ़ने से पहले कुछ अरब आक्रमण और पढ़ लीजिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर लिखा भी दिया है कि सल्तनत शुरू होने से पहले कुछ अरब आक्रमण और किए गए थे। वो कौन कौन से किए गए थे, कब कब किए गए थे, और किन किन राजाओं के साथ वो अरब आक्रमण हुए थे, वो पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने कब आक्रमण करना शुरू किया था? 997 ईस्वी में। और उसने कब तक किए थे? 1030 ईस्वी तक किए थे, यानी कि लगभग उसने 33 साल आक्रमण किए थे। अब देखिए जो बंदा 33 साल आक्रमण करा था उसने एक बार आक्रमण तो नहीं किया होगा, इसका मतलब उसने बहुत सारे आक्रमण किए थे। देखिए यदि गिनतियों में बात करें तो उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है ना। अब इसके आक्रमणों की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि मोहम्मद गजनवी कौन था और इसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया था और ये कब शासक बना था। ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है इसका जन्म 971 ईस्वी में गजनी में हुआ था। कब हुआ था? गजनी में हुआ था। गजनी का शासक बना था 997 ईस्वी में। ठीक है ना। कब बना था? 997 ईस्वी में। और गजनी का पहला शासक जिसने सुल्तान की पद की मान्यता ली थी वो कौन है? मोहम्मद गजनवी है। यानी कहने का मतलब है मोहम्मद गजनवी से पहले जितने भी शासक गजनी के हुए हैं उनको किसी को भी सुल्तान पद की मान्यता नहीं मिली है। देखिए सुल्तान पद की मान्यता तब मिलती है जब किसी राजा का साम्राज्य बहुत ज्यादा विशाल हो जाता है, जब उसकी वीरता के चर्चे बहुत ज्यादा होने लगते हैं तो उसको सुल्तान पद की मान्यता दी जाती है। और सुल्तान पद की मान्यता खलीफा देता था। कौन देता था? खलीफा देता था। ठीक है ना। अब देखिए सुल्तान क्या होता है, साम्राज्य क्या होता है, शासक क्या होता है, वो सारे के सारे नीचे मैंने आपके लिए पॉइंट क्लियर कर दिए, टेंशन मत लेना इस चीज की। तो इसकी मान्यता कौन देता था और इसका सुल्तान का पद कब मिलता था और राजा का पद कब मिलता था। ठीक है ना। वो सारे के सारे मैंने आपके लिए नीचे लिखा रखते हैं, वो देख लेना बाद में। यहाँ पर लिखा हुआ अगला पॉइंट कि उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार इसने भारत पर कुल आक्रमण किया है। देखिए यदि हम बात करें सुल्तान और राजाओं की, तो यदि हिंदुओं की बात करें, और यहाँ पर लिखे हुए मुस्लिम और यहाँ पर लिखे हुए अंग्रेज। देखिए हिंदुओं में जो सबसे छोटा होता है राजा उसका नाम है शासक। ठीक है ना। और उसके बाद जो उससे जस्ट बड़ा आता है जिसका साम्राज्य थोड़ा सा बड़ा होता है उससे, तो उसका नाम हो जाता है राजा। और राजा से भी जो बड़ा होता है जिसका साम्राज्य बहुत ज्यादा विशाल होता है, कई रियासत में उसका साम्राज्य फैला होता है, उसका नाम होता है सम्राट। ठीक है ना। यानी कि बड़े क्षेत्र का राजा क्या कहलाता है? सम्राट कहलाता है। ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। देखिए अब बात करते हैं मुस्लिम राजाओं की। देखिए जो छोटे क्षेत्र का राजा होता था और जो मुसलमान होता था उसको बोलते थे शासक। क्या बोलते थे? शासक बोलते थे। और जो बड़े क्षेत्र का राजा होता था उसको बोलते थे सुल्तान। ठीक है ना। क्या बोलते थे? सुल्तान। देखिए हिंदुओं में बड़े क्षेत्र के राजा को बोलते थे सम्राट, और मुसलमानों में बड़े क्षेत्र के राजा को बोलते थे सुल्तान। ये दोनों के दोनों जो राजा थे ना, ये दोनों के दोनों समान टक्कर वाले राजा थे। ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। देखिए मुसलमानों में एक प्रथा होती है, मुसलमानों में सुल्तान वही राजा कहलाएगा जिस राजा को खलीफा सुल्तान की उपाधि दे देगा। और देखिए यदि हम बात करें खलीफा की, तो खलीफा बगदाद में बैठता था। कहाँ बैठता था? बगदाद में बैठता था। देखिए मैं आपके लिए एक ही व्यक्ति के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं कर सकता, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा रखे हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं अंग्रेजों की। देखिए अंग्रेजों के अंतर्गत जो छोटे क्षेत्र का राजा होता था उसको शासक बोलते थे, यानी कि समान होता था, मुसलमानों में भी शासक और हिंदुओं में भी शासक। और जो बड़े क्षेत्र का राजा होता था उसको गवर्नर बोलते थे, और जो उससे भी बड़े क्षेत्र का राजा होता था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। यानी कि यदि हम बात करें मुसलमानों में तो मुसलमानों में हो गया सुल्तान, यदि हम बात करें हिंदुओं में, हिंदुओं में हो गया सम्राट, और यदि हम बात करें अंग्रेजों में तो अंग्रेजों में हो गया गवर्नर जनरल। ये तीनों को तीनों समान टक्कर वाले राजा होते थे। ठीक है ना। याद रखना चीज को। देखिए आपको सस्पेंस होगा कि अंग्रेज राजा कब से बन गए। देखिए जब मैं आपके लिए मुगल वंश कराऊंगा ना, तो मुगल वंश लगभग 1526 ईस्वी से शुरू होता है और लगभग 1858 ईस्वी तक चलता है। 1858 ईस्वी में क्या होता है? 1858 ईस्वी में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाती है हमारे भारत के अंतर्गत और हम अंग्रेजों के गुलाम हो जाते हैं। वो सारे के सारे मैं आपको पॉइंट करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है ना।